हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। ये एसएससी सीएचएसएल 2019 का 19 मार्च 2020 का पेपर है। और जैसे कि सीजीएल और सीएचएसएल 2020 होने वाले हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको इन्हीं पेपर में से मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर हम यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम मैथ और रीजनिंग के वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें कैलकुलेशन की संभावना है, कुछ एक बच्चे अटक जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, प्रॉपर तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को करके जाना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ और रीजनिंग में। अब देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लागू करने पर वार्षिक और छमाही में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा। इंग्लिश में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली इज। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ईयरली से छमाही या फिर हाफ ईयरली कन्वर्ट करने में गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है कितना 8,000 और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10%। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि R/T ऑलवेज एंड ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर अगर आपको ईयरली दे रखा है, देन हाफ ईयरली बात की है, देन मंथली बात की है, क्वार्टरली बात की है, तो आपको R/T कांस्टेंट रखना है। अब एक साल 10% मतलब कि 10। अब यहाँ पर देखो, पहले तो हम t=1 के लिए जो है ब्याज निकाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पर बोला चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालो या साधारण ब्याज निकालो, दोनों सेम चीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इज सेम फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पर देखो PRT/100 कर लो, कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 800 रुपीज़ इसकी ब्याज आ गई एक साल, अगर हम वार्षिक लेते हैं तो। लेकिन वहीं अगर हम छमाही कर दें यानी हाफ ईयरली कर दें, तो एक साल में कितने हाफ ईयरली आते हैं, 2 आते हैं, 6 महीने के 2 सेट आते हैं। इसका मतलब आर कितना हो गया, 5 हो गया, 5 दूनी 10। तो यहाँ 8,000 पर पहले साल के लिए कितना हो गया, 5% से 8×45 400 रुपये, दूसरे साल के लिए 20 रुपये, गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 800 + 20 यानी 820। सिंपल सी बात है। तो ये कितना आ गया, ये पैसा जो यहाँ और इसमें डिफरेंस है वो कितना है, 20 रुपीज़। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इस तरह से कर सकते थे कि आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती और इसको सीधा काटा, जो यहाँ डिफरेंस है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है cosec x - 1 cosec x + 1 का होल अंडर रूट। देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ बच्चे इसमें वैल्यू पुटिंग के थ्रू करते हैं, बट आप जैसे वैल्यू पुटिंग करते हो तो हो सकता है वो वैल्यू यहाँ जो है सूट ना करे, इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, 0/0 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो आपको फिर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है जब ऐसे क्वेश्चन आए हैं सिंपल तरीके से, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लो। इसको 1/sin x लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, उसको sin x अगर कॉमन लोगे तो 1 - sin x/1 + sin x। सिंपल सी बात है। कैसे करोगे इसको, 1/sin x इधर चला गया, 1 - sin x/sin x, 1 + sin x/sin x। तो sin x से sin x कट जाएगा, सिंपल सी ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करो, कॉन्जिक्यूटिव का मल्टीप्लाई कर दो, 1 - sin x × 1 - sin x से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर ब्रैकेट में, ओके। देन ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 - sin x का स्क्वायर यानी कि 1 - sin x, देन अंडर रूट भी है। और नीचे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो a + b × a - b बनेगा यानी कि 1 - sin स्क्वायर x हो जाएगा, और इसका अंडर रूट तो चल ही रहा है। और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये क्या लिख देंगे, इसको cos x लिख देंगे, बस सॉल्व हो गया। ये क्या 1/cos x तो sec x, तो ये टर्म कट गई, ये वाली भी कट गई, माइनस में टर्म है माइनस की tan x, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि x × sin 30 cos 60 डिग्री = sin 45 cos 45, देन x की वैल्यू क्या है। सिंपल सी बात है, इसको आप वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं करने लायक। x sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओके, इक्वल टू ये कितना है 1/√2 × 1/√2। तो यहाँ से ये कट गया पूरा, और ये कितना हो गया, x = वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि रवि और मोहन के बीच में 1,260 रुपीज़ की धनराशि वितरित की जाती है। रवि मोहन के हिस्से का अनुपात 5:4 है, तो रवि और मोहन के हिस्से में कितना कितना पैसा आएगा। ए सम ऑफ ₹1260 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रवि एंड मोहन। इफ़ द शेयर ऑफ रवि एंड मोहन आर इन रेशियो 5:4, देन द शेयर ऑफ रवि एंड मोहन आर रेस्पेक्टिवली। देखो, इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ परेशानी है नहीं, चाहो तो आप इनका टोटल कर लो, या फिर यहाँ पर 1260 है और ये टोटल वैल्यू कितनी है, 9 की है, 9 की वैल्यू है 1260, तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है और 4 की निकालनी है सिंपल तरीके से।
कि 9 रुपये में कितने पेन आते हैं या नहीं, 9 पेन कितने रुपए में आते हैं 1260 में, तो 5 पेन कितने में आएंगे, सिंपल सी बात है। तो 1260 अपॉन में 9 इंटू 5, एक तो ये करना है और एक करना है 1260 अपॉन में 9 इंटू 4। ओके, कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा। यहाँ से 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14 चौक 56, तो 560 तो ये हो गया। तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन है इसमें 560 वाला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि एक खिलौने का मार्क प्राइस 450 रुपीज़ है, मार्क प्राइस पर एक डिस्काउंट दिया जाए, उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 405 रुपीज़, देन द डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, इसने ये पूछा है। द मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय ₹450, आफ्टर ए सर्टन डिस्काउंट ऑन ए मार्क प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय इज़ ₹405, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज़। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है, जब मार्केट में हम पेन खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर 450 मेंशन है तो 450। अब जो चीज़ मेंशन है उससे ज़्यादा तो वो ले नहीं सकता, उससे कम आप कराने की कोशिश करते हो, तो आपने कम करा के कितना कर दिया, 405 रुपये कम कर दिया। अब दुकानदार क्या दिखता है, दुकानदार दिखता है यार 45 रुपये कम हो गए, किस पर कम हुए, 450 पर कम हुए, तो यहाँ पर कितना कितना परसेंट आ जाएगा, परसेंट लगाने के लिए 100, तो सीधा सीधा 10% जो है डिस्काउंट रेट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि डिस्काउंट रेट किस पर एप्लीकेबल होता है, तो हमेशा वो मार्क प्राइस पर लगाया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि रवि 6 दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है, मोहन 9 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, और रवि और मोहन एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि कैन कंप्लीट ए टास्क इन 6 days, मोहन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 9 days, इन हाउ मेनी डेज कैन रवि एंड मोहन टुगेदर कंप्लीट सेम टास्क। बहुत ही आसान सवाल है। ये रवि और ये है मोहन। रवि 6 दिन में, मोहन 9 दिन में काम करता है। सबसे पहले क्या करो, ये दो लोग हैं बस, तो एलसीएम निकाल लो इसका। एलसीएम कितना है, 18, यानी कि 6 × 18, 9 दूनी 18। जैसे R इंटू टी कॉन्स्टेंट है, वैसे डे इंटू कैपेसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 × 18, 9 दूनी 18, सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है कि दोनों अगर मिल जाएं तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। देखो, रवि तीन लड्डू या फिर 3 ईंट उठाता है एक दिन में, 3 कैपेसिटी है उसकी। मोहन 2 ईंट उठाता है एक दिन में। तो अगर आपसे पूछा जाए किसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो डेफिनेटली जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर टोटल कितनी ईंट उठाई जा रही है एक दिन में, 5, ठीक है। तो यहाँ क्या है, टोटल मल्टीप्लाई में 18, तो यहाँ हम किसका गुणा करें कि मल्टीप्लाई 5 के बाद 18 आ जाए, तो सिंपल सा आंसर है x = 18/5। कितना हो गया, 5 × 15 और 3 18/5। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 9 और 11 दोनों से कौन सी संख्या विभाजित होती है, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 9 और 11। देखो यहाँ क्या है, या तो आप डिवाइड करके देख लो, सिंपल तरीका है, या फिर क्या करो कि इन सब का टोटल करो। टोटल करने के बाद देखो कि किस में 9 का डिवाइड जा रहा है, तो जिसमें 9 का डिवाइड जाएगा वही 9 से डिवाइड होगी। तो देखते हैं, देखो 9 और 9 18, इसमें जा सकता है, इसमें नहीं जा सकता, इसमें जा सकता है और इसमें नहीं जा सकता। तो यहाँ पर 2 नंबर बच गए, कौन से, एक तो ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी। अब इसमें 11 का देखना है, तो 11 का तरीका या तो ये है कि भाग करके देख लो, अदरवाइज़ क्या करो, इसके अल्टरनेटिव को जोड़ लो। जैसे कि 1 और 0 1 और 8 कितने होंगे, तो 9 - 9, ये तो 0 हो गया, यानी कि इसमें भी 11 का डिवाइड जा सकता है। और एक ये है 1 + के 0 1 और 9 कितने हो गए, 10 - के 8 2। क्या 2 में 11 का डिवाइड जा सकता है, नहीं जा सकता, केवल 0 में 11 का डिवाइड जा सकता है। तो इसमें क्या आंसर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर क्रमशः 20 किलोमीटर पर हार, 30, 40 एंड 30 किलोमीटर पर हार की गति से यात्रा करती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है, टोटल टाइम निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगा। टाइम पता लग जाएगा तो आप क्या करोगे, क्योंकि देखो जो गति है यानी कि जो स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस तो पता है कितनी, देखो 50, 60, 70 और 70, 77, 77 टोटल डिस्टेंस आपको पता है, लेकिन टोटल टाइम आपको नहीं पता है। अब यहाँ पर अगर आपको टोटल टाइम निकालना है तो क्या करोगे, पहले तो इंडिविजुअल टाइम निकाल लो कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हार की गति से जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। और इसमें 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर हार की गति से जा रहा है, तो इतना टाइम लगेगा। 30 वाला 40 की गति से जा रहा है, तो इतना टाइम लगेगा। और 12 वाला 30 की गति से जा रहा है, तो इतना टाइम लगेगा। तो जोड़ लेंगे यहाँ पर कितना हो गया, ये इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 32, 12 और 20, 32 हो गया। ये कितना है, ये हो जाएगा 30/40, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 60/40, ठीक है। ये बहुत बढ़िया तरीका है करने का, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे।
अब यहाँ पर क्या करो, इसको एलसीएम ले लो चाहो तो 120, ये कितना हो गया 3 छिंग 18 और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 8 और 12 20 30 बटा 120। तो ये सिंपल सा हो गया। डिवाइड बाई 308 इंटू 120। आपको सिंपल सा ये करना है तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर औसत गति कितनी है। सॉल्व कर लो इसको। ये कितनी बार कट गया, 7 से 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 से 11 बार, 11 से 4 बार, 4 से ये 30 बार, तो 30 किलोमीटर पर हार जो आ गई वो इसकी औसत गति आ गई इन सभी डिस्टेंस की। इससे इजी तरीका नहीं है, कोई ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक वगैरह यूज मत करना, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करोगे तो जो जिनमें एक्चुअल यूज करनी चाहिए वहाँ आप छोड़ दोगे उन क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखो कि सोहन ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और 28,000 रुपये में बेचा। इस तरह से क्रय मूल्य पर 12% का लाभ कमाया। तो स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है? सोहन परचेज एन ओल्ड स्कूटर एंड सोल्ड इट फॉर ₹28,000, thus gaining a 12% profit on the cost price. The cost price of the scooter is। यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेल प्राइस, इसके बाद आता है मार्क प्राइस, लेकिन मार्क प्राइस का यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अब इसने बोला कि क्रय मूल्य पर 12% का लाभ कमाया। लाभ या हानि जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर कंसीडर की जाती है, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस जाके अंकित मूल्य पर कंसीडर किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। तो आप ये मान लो कि 100 रुपये में ख़रीदा था, 12% लाभ यानी कि 112 रुपये में बेच दिया। 12% लाभ कितना हो गया इसका? 12 रुपये, 112 रुपये में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा जबकि विक्रय मूल्य है 28,000। सिंपल सी बात है, 28,000 आपको दे रखा है, ओके, और आपसे पूछा है 100 की वैल्यू पूछी है, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 25,000। सिंपल आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12, 3 28, 25,000। कैसे करोगे? 112 की वैल्यू है 28,000, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू आपसे पूछी है तो कितनी हो जाएगी कैलकुलेट करोगे जब? 25,000। सिंपल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, या फिर एक तरीका और है। देखो एक चीज़ और, यहाँ पर क्या था कि ये 28,000 है 112 की, तो 100 की वैल्यू डेफिनेटली जो होगी 28 से कम ही होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसके साथ 2 ऑप्शन बच गए, लेकिन कुछ इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हो अगर 3 ऑप्शन इससे ज़्यादा होते तो। ओके, a इक्वल टू एक्स माइनस के 1/x+1, देन a माइनस 1/a का मान क्या होगा? देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a? देखो a आपको यहाँ दिया हुआ है, 1/a कितना हो जाएगा? ये 1/a हो जाएगा, जस्ट उल्टा रिवर्स कर दोगे, x प्लस 1/x-1। तो यहाँ इसको कैलकुलेट कर लो, x माइनस 1/x+1 माइनस x प्लस 1/x+1, सॉरी x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लो कहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही है। और कुछ नहीं है, x² माइनस के 1 हो गया नीचे, और इसमें केवल 2 ऑप्शन है, एक इसको हटा दो दोनों को। ये क्या हो जाएगा? x² माइनस के 2x प्लस के 1, और ये क्या हो जाएगा? माइनस के x² प्लस के 2x प्लस के 1। ओके, यहाँ से x² से x² कट गया, 1 से कट गया 1, तो ये कितना हो गया? माइनस के 4x अपॉन में x² माइनस के 1 आ गया। अब कौन सा ऑप्शन है इसमें? माइनस के 4x अपॉन x² माइनस के 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की 2 त्रिज्या के बीच का कोण 130 डिग्री है, इन त्रिज्या के अंत में स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? ये पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्किल बी 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ दिस रेडियाई इज। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल सा एक सर्किल जिसमें ये बोला है 2 त्रिज्या, यानी कि एक ये है और एक ये है, इसके बीच का एंगल 130 डिग्री। अब इसने आगे बोला था कि त्रिज्या के अंत यानी कि ये वाला पार्ट कि में स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, और ये बोल रहा है कि उनके बीच का कोण क्या होगा। सिंपल सी चीज़ इसने ये पूछी है। अब यहाँ पर देखो, जब ये त्रिज्या से अंत पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, यानी कि ओ सेंटर से किसी रेखा जो कि टच कर रही सर्किल को पर लंब डालना चाहता है, तो वो जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? उस पर्टिकुलर वो सिंपल सी स्पर्श रेखा होगी, या फिर स्पर्श रेखा और सेंटर के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। तो ये 90 ये 90, यानी कि बचे कुछ दोनों एंगल यानी कि ओ और पी का टोटल कितना होगा? 180। तो सिंपल सा यहाँ पर जो एंगल है ये वाला जो पूछा है इसने कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, वो हो जाएगा सीधा सीधा 50 डिग्री।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, बी ए सी इसने दिया है 50 डिग्री, देन ए बी सी और बी सी ए बराबर, ए बी सी और बी सी ए बराबर होंगे। सिंपल सी बात है यार, 180 का टोटल होता है और 50 ये चला गया, 130 बच गया, तो 65 के होंगे दोनों एंगल बराबर बराबर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है 10 और 13 नंबर का क्वेश्चन है कि x माइनस के 1/x इक्वल टू 13, देन एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर क्या होगा। जिनको नहीं पता है कि किस तरह से करना है वो सिंपल तरीके से किया करो कि स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x का स्क्वायर माइनस के 2x इंटू 1/x कट के क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 169। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इक्वल टू 171 आंसर। और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है कि अगर माइनस फॉर्म दी हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये n है तो n स्क्वायर प्लस के 2 कर लोगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस दिया हो तो, और यहाँ प्लस दिया होता तो माइनस कर लेते। कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर इन 169 प्लस के 2 171। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि ओ केंद्र के एक वृत्त में ए बी एक ज्या है और सी ए बी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि ओ सी ए बी के लंबवत है। यदि ज्या की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और ओ सी 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इन ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ, ए बी इज ए कर्व and C is any point on AB such that OC is perpendicular to AB. If the length of the chord is 16 centimeter, OC is equal to 6 centimeter, then the radius of circle is। ये भी बहुत आसान सवाल है, सिंपल सा सर्किल पर बेस्ड है। ये सर्किल में इसने बोला है कि एक पॉइंट है O, एक ज्या है यानी कि कॉर्ड है कितनी ए बी, और इसने बोला है कि अगर मैं सी कोई बिंदु लगाता हूँ ए बी पर जो कि परपेंडिकुलर ओ के साथ मिलकर क्या हो जाता है, एक लंब बन जाता है, ये सी और ये ओ। तो इसने पूछा है ज्या की लंबाई अगर, यानी कि ए बी की लंबाई कितनी है 16 है तो डेफिनेटली ये 8 और ये 8 होगी, और ओ सी की लंबाई इसने 6 दी है तो पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगी। ये बात पूछी इसने, 8 6 10। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि घन का आयतन आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343, देन घन का शीर्ष पूछा है, एज ऑफ क्यूब पूछी है आपसे। एज ऑफ क्यूब मतलब कि आप ये समझ लो कि किनारा पूछा है आपसे, शीर्ष गलत लिखा हो, किनारा पूछा है। तो ये घन है और इस घन का अगर साइड, घन क्या होती है, घन की सभी साइड से इक्वल होती हैं, तो घन की साइड ए है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ए क्यूब यानी कि 343। इट मीन्स ए इक्वल टू कितना 7। बहुत ही आसान सवाल था ये। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 7 प्लस के 44 इस तरह से दे रखा है आपको और इसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 11, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 2, ये कितना हो गया सॉल्व करने पर 18, ओके, और ये सॉल्व करने पर कितना हो गया 10। आप क्या करो कि प्लस और माइनस, जैसे प्लस और माइनस ये दो साइन ऐसे हैं कि इनके बीच में आप कुछ भी सॉल्व कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस और प्लस या फिर माइनस माइनस या फिर प्लस माइनस के बीच के सभी चीज़ों को सॉल्व कर लिया करो, मतलब स्पेशली डिवाइड और जो भाग है उसको सॉल्व कर लिया करो। तो कितना हो गया ये, एक्चुअल में देखोगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 11 प्लस के 18 माइनस के 2 प्लस के क्या 10 और ये ब्रैकेट इस तरह से हो जाएगा। ये कितना हो गया सॉल्व करने पर 16 आ गया, तो 16 और ये कितना 27 और ये कितना होगा 37, तो 37 प्लस के 7 कितना हो गया 7 और 7 14 यानी कि 44। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है cos 29 cos x 61 tan 45 और sin 35 sec 55। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार 35 55 के मार्क्स जो मान है वो हमें नहीं पता है, हमें इससे पहले जो 45 था 60 था, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं और जो बच्चे 2-3 बार ऑलरेडी दे चुके हैं या फिर एक बार दे चुके हैं एटलीस्ट, उनको ये पता होता है कि इनको सॉल्व करना नहीं होता है। इसमें क्या है, हमें बस इस वैल्यू को किसी ना किसी तरीके से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि क्या होता है कि साइन 90 माइनस के थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये बात पता होनी चाहिए आपको। इससे क्या होगा, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी पूरी तरह से तो वहाँ पर कुछ फॉर्म्स लिखी होंगी, साइन की कॉस में, कॉस की साइन में, कॉसेक की सेक में, टेन की कॉट में, कॉट की टेन में, इस तरह से लिखी होगी। सेम आप रिवर्स भी कर सकते हो, कॉस 90 माइनस के थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। सेम आप ये चीज़ कॉसेक और सेक के लिए कर सकते हो, टेन और कॉट के लिए कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, बेसिकली देखोगे तो 1/sin 61 है, ठीक है।
ये 1/sin61 है और यहाँ पर ये cos 29 दे रखा है, cos 29 यानी 29 यहाँ पर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइन की फॉर्म में sin61 हो जाएगा। ध्यान से देखो, थीटा अगर मैं 29 रखता हूँ तो यहाँ 29 रखने पर क्या होगा, sin61, यानी sin61 इंटू साइन 1/sin61 क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1045 की वैल्यू 1 प्लस के 2, अब यहाँ क्या है, ये हो जाएगा कट के, ये भी 1 हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा अपॉन में 3। अब ये क्या है, 3 कॉमन है, साइन स्क्वायर 42 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 42, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 48 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, साइन 42, यही तो चाहिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 48 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल कॉस स्क्वायर 48 प्लस के साइन स्क्वायर 48 क्या हो जाएगा, मिलके 1 हो जाएगा। तो बेसिकली नीचे कितना आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा। तो क्या हो गया है, 3/3 यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो गया। बहुत ही आराम तरीके से सॉल्व कर सकते हो उसको। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि मोहन ने स्कूटर से 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें देखो थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, हिंदी की लैंग्वेज है इसमें कि मोहन फिनिश ए जर्नी बाय स्कूटर इन 5 आवर्स। ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। देखो इसने कहा है कि पहला आधा भाग यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो अपनी जर्नी को, और इसने ये भी बोला है कि पूरी जर्नी जो है वो 5 घंटे में कवर हो रही है, पूरी जर्नी 5 आवर में कवर हो रही है। और इसके साथ इसने ये भी बोला है कि पहली जर्नी इसने 30 kmph से और दूसरी जर्नी इसने 20 kmph से की है। तो बताओ इसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, इसने ये बात बोली है। अब इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर है, सेम डिस्टेंस है, क्योंकि इसने बोला है हाफ हाफ। तो या तो आप dy2 ले लो, d की वैल्यू निकालो, या फिर आप 2d करोगे तो आपको 2d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो भी आप कर रहे हो उसी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको टाइम कितना लगेगा, dy30, और इसको टाइम कितना लगेगा, dy20, और टोटल दे रखा है कितना, 5। बस ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर कितना आ गया, ये 60 हो गया नीचे LCM, और ये कितना हो गया, 5d हो गया, 5d इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 60 आ गई। ये सिर्फ d की वैल्यू है। अगर गलती से ऑप्शन में है तो आप इसको टिक मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिया है, d हाफ लिया है और सेकंड d हाफ लिया है, यानी कि 2d हो गया टोटल डिस्टेंस। तो तय की गई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि एक आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो खेत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज इंक्रीज बाई 10%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फील्ड इज। यहाँ पर देखो आयताकार खेत की बात हो रही है, ठीक है, ये 10% आयताकार खेत की बात हो रही है, प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। ये भी कह रहा है खेत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है, ये पूछना चाह रहा है। अब एक बात आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आयताकार खेत है उसकी प्रत्येक भुजा में, यानी कि यहाँ लंबाई है और ये चौड़ाई है, ओके, लंबाई जो है अब बढ़कर कितनी होगी, 1.1 L हो गई है, और चौड़ाई बढ़कर अब कितनी होगी, 1.1 B हो गई है। तो ये पूछ रहा है खेत के क्षेत्रफल में जो कि पहले था LB अब कितना हो जाएगा। तो या तो आप क्या करो, इन दोनों का गुणा कर लो, सिंपल सी बात, और देख लो आप सब्ट्रैक्ट करके कि कितना % चेंज आ रहा है। या फिर दूसरा एक बढ़िया सा तरीका ये है कि पहले आप ये कर लो कि ये मान लो कि जो क्षेत्रफल था वो 100 था, तो लंबाई में जब 10% का चेंज हुआ तब कितना हो गया, 110, और फिर से जब चौड़ाई में चेंज हुआ 10% का, क्योंकि प्रत्येक भुजा में चेंज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में 2 ही होती हैं, तो 10% कितना हो गया इसका, 11 हो गया, यानी कि 121। तो यहाँ से आप चेंज देखोगे तो कितना मिला, 21 का मिला 100 पर, यानी कि 21% आपको क्षेत्रफल में चेंज मिलेगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि x³ माइनस के 6x² प्लस के ax प्लस के b, इससे हम विभाजित करें तो a और b का मान क्या होगा, इसने ये पूछा है। अब इसका देखो यहाँ से डिवाइड किया इसने, सिंपल, ये पूरी टर्म जो है डिवाइडेड बाई दिस, देन ये पूछ रहा है कि a, और ये कह रहा है कि विभाज्य है, डिवाइडेड, हम डिवाइड पूरी तरह से कर सकते हैं, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। जब डिवाइड पूरी तरह से कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरणार्थ मैं बोलूँ कि अगर 6 में हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं तो क्या बचेगा, तो आप कहोगे 0 बचेगा। तो डिवाइड कर सकते हैं मतलब पूरा डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 0 बच रहा है। तो ये कह रहा है ये विभाज्य है, तो इस कंडीशन का मतलब सिंपल सा ये हो,
कि ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक तो 1 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी। चूँकि 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बनेंगी डेफिनेटली। अब 1 और 2 वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर या फिर इसको डिवाइड करने पर तो भी क्या आता है, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आती। तो हमने क्या कर लिया, सिंपल सा x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर अगर ये पुट करेंगे या फिर हम ये कह सकते थे कि x माइनस 1 और x माइनस 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी हम एक वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस के 6 प्लस के a प्लस के b भी 0, और अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के 2 दूनी 4 6 24 प्लस के 2a प्लस के b इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से क्या करो, बस a और b की वैल्यू निकाल लोगे, देन उसको सॉल्व कर लोगे। दो इक्वेशन निकल जाएंगी a प्लस बी की, जो हो जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 5। ओके, और नेक्स्ट हो जाएगी 2a प्लस के b इक्वल टू 16। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर a बराबर 11 और b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर a 11 आ गया तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के बाहरी कोणों में से किसी एक की माप किसी एक आंतरिक विपरीत कोण से दुगनी है और अन्य आंतरिक कोण की माप 60 डिग्री है। त्रिभुज कैसा है? द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ट्वाइस वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60 डिग्री। द ट्राइंगल इज, कैसा ट्राइंगल होगा? समबाहु इक्विलेटर होगा या फिर आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा या फिर आपका जो है आइसोसेलेस होगा, और या फिर जो है नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, समद्विबाहु या फिर विषमबाहु। ठीक है, विषमबाहु का मतलब है कि कोई भी भुजा समान नहीं है किसी भी दूसरी के। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा समान, समकोण का मतलब दो जो है भुजा हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल जो आप इस तरह से बनाते हो, ये होता है समद्विबाहु, ये होता है समकोण का। ठीक है, समद्विबाहु का क्या होता है, समद्विबाहु सिंपल सा कुछ इस तरह से दिखेगा, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और समबाहु कैसा होता है, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और कौन सा बच गया, विषमबाहु। तो विषमबाहु कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ बोला है इसने बोला कि बाहरी कोणों में से एक की माप, जैसे कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मैं एक मान लेता हूँ कि एक यही त्रिभुज है, अगर 90 होगा तो 90 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और अगर कोई दूसरे सभी एंगल डिफरेंट होंगे तो हम वही आंसर कर देंगे। ऐसा मत समझना कि मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया तो समबाहु ही आंसर होगा। यहाँ बोला है कि एक की माप किसी एक आंतरिक कोण के आंतरिक विपरीत कोण से दुगनी है। एक आंतरिक कोण ये, बाहरी कोण ये, तो आंतरिक कोण से दुगनी यानी कि ये क्या हो गई, 2 थीटा हो गई। और आपको पता है कि यार एक सीधी लाइन है तो 3 थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ पर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा सॉल्व करने पर। इसने एक और चीज़ बोली है कि अन्य आंतरिक विपरीत कोण कितना है, वो 60 डिग्री है, तो रिमेन जो बच गया वो भी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि सबका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। बस ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, तीनों 60 हैं, तो इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज होगा। अगर एक भी कोई एंगल 90 डिग्री आता तो वह कैसा होता, वो होता समकोण त्रिभुज। ओके, इसके साथ ये रीजनिंग का सेक्शन है और मैथ में उतने ही क्वेश्चन थे जो आपके इस पेपर में थोड़े कैलकुलेटिव थे, हो सकते थे, जो भी है। इसमें देख लो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि SHARP को 73 लिखा है, देन ऑडिट को क्या लिखेंगे। अगर आपको ये पैटर्न पता लग गया कि SHARP किस तरह से 73 से कनेक्ट है तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। 73 बोला है। अब एक तो पहली बात तो नंबरिंग सिस्टम में जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है उसमें S आता है 90 नंबर पे, H आता है 8 पर, A आता है 1 पर, R आता है 18 पर और P आता है 16 पर। इन सबको टोटल करते हैं तो 9 और 9 18, 8 और 8 16, 6 और 6 12, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 62 सबको टोटल करने पर। 62 और 73 के बीच में कितने का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 11 का डिफरेंस है। एक चीज़ हम और क्या करते हैं कि एस का जो रिवर्स है वो कितना होता है, एच होता है, या फिर एच और एस दोनों मिलकर कितने होते हैं, 27। तो हम सभी नंबर्स को 27 में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया 19, ये हो गया 26, ये हो गया कितना 9 और ये कितना हो गया 11। अब इसको टोटल करके देखेंगे तो आएगा 73। इट मीन्स ये अपने रिवर्स का सम है। तो ऑडिट में ए क्या है, ए हो जाएगा 26 क्योंकि जेड है इसका रिवर्स, और जेड का क्या होता है 26। यू क्या होगा, UVWX, तो डी हो जाएगा, डी के कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पर डी का यू उल्टा कितना हो जाएगा UV 21। ओके, गड़बड़ कर दिया कि UV
डब्ल्यू एक्स वाई जेड 26, 25, 24, 23, 22 और 21। यू का 21 होता है, तो यू का 21 होगा तो कितना आएगा यहाँ पर एफ। एफ कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, यू का उल्टा हो जाएगा 6। और डी का कितना होता है, डी का होता है डब्लू, तो ये कितना होगा 24, 25, 26, 23, 24, 23 हो जाएगा। ओके, आई का कितना हो जाएगा 18, आई का 9 होता है, उल्टा होता है रिवर्स कितना 18 आर। और टी का कितना होता है, टी का 20 यानी कि जी आ जाएगा 7। तो 25, 25, 25, 50 और 51 और 29। तो ये क्या 5 और 7 और 1 8, 80 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन करना है जो क्वेश्चन से हटके आएगी। तो डिफरेंस कितना है 1, ये डिफरेंस कितना है 4, ये डिफरेंस कितना है 7 और ये डिफरेंस कितना है 16। ओके, अब यहाँ पर और डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। डिफरेंस 3, देन 3 और डिफरेंस कितने का आएगा, ये 7 और 7 14, 15, 16, तो 9 का डिफरेंस आएगा। ये 7 नहीं होगा, ये 24 और 27 होगा। ठीक है 27, हाँ यहाँ डिफरेंस 16 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है, इसमें 1 हो जाएगा 1 का क्यूब, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब और 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 5 का क्यूब ऐड होने वाला है। 125 प्लस के 67 या 7 5 12 की 2 1 और 9 1 192 क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हमें ये बताना है कि इसमें क्वेश्चन की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, ये दोनों एक से कनेक्ट हैं, ये दोनों इस तरह से कनेक्ट हैं और हमें बस ये बताना है कि इससे किस तरह से ये कनेक्ट होगा। यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि ये 64 जो है वो किसी ना किसी का क्यूब है, जैसे यहाँ पर 27 क्यूब है और ये 8 भी क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 4 का है, ये 2 का है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रही है कि 4 का गुणा 2 से किया तो 8 आ रहा है, 3 का गुणा 2 से किया तो 6 आ रहा है, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 14, 24, 84 जैसा रिलेटेड इसमें से कौन सा है। ओके, यहाँ देखोगे तो 10 का डिफरेंस है और यहाँ देखोगे तो है 60 का डिफरेंस। अब सेम इस तरह से कोई पैटर्न में है क्या, एक चीज़ तो ये चेक कर लो कि जस्ट 6 टाइम्स, तो ये कितना है 4 और ये कितना है 6 टाइम्स 6 6 24, ये पॉसिबल नहीं है। ये कितना है 12 पन्ने 60, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको देख लो 12 है, 12 पन्ने 60, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 12 छिंग 72, तो 7 और 3 10। तो हमें इसमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंस वाला काम नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ और देखें, 14 और 24 को अगर हम 84 से कनेक्ट करना चाहें कि 14 और 84, क्योंकि 12 सत्ते 84, 7 इसमें भी आता है और 7 14 में भी आता है। ठीक है, या कह सकते हैं हम 14 पन्ने 70, 14 छिक्की 84, 6 टाइम्स जा रहा है। तो वैसे ही कुछ ये वाला जो नंबर है वो इससे डिवाइड होना चाहिए, कुछ इस तरह से ये चीज़ लग रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, 14 छिक्की 84, 6 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। ओके, तो यहाँ देखेंगे 16 इंटू 20 अपॉन में 160 कितना हो गया, 10 से 2, ये कितनी बार 2 बार, 22 गुणा 34 बटा 176, 11 से 1 बार और 6 66, 11 से 2 बार, 8 बार, ये तो कट नहीं रहा। और ये कितना हो गया 12 गुणा 60 बटा 186, 36 18, 6 कम 6, 6 10, ये भी नहीं कट रहा। 18 गुणा 30 बटा 135, तो ये कितना हो गया 15 नंबर 135, 15 दूनी 30, 9 से 2 बार, आ गया 4। ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करके अपॉन 135 करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 4 आएगी। नेक्स्ट इसमें है कि हमें ये बताना है इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। तो या तो आप क्या करो, इसमें सिंपल सा देख लो, STU VW STU, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना है, एक तो 1 आ रहा है सिंपल सा +1, और UVW यानी कि इसके बीच में भी +1 है, और WXY यानी कि ये भी +1 है। ये क्या YZ ABC DEF, यहाँ पर क्या है D और E 2 हैं, तो C और F के बीच में प्लस के 2 है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें LMNOPQR, ये भी ++1 है, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रत्येक छात्र ने 3 गतिविधियों में से एक में भाग लिया, जैसे कि लोकगीत, कथक और प्रश्नोत्तरी। कुछ छात्रों में से 22 छात्रों ने लोकगीत में भाग लिया और शेष छात्रों में से 25 ने कथक में भाग लिया। शेष छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, कितने प्रतिशत छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, इसने ये क्वेश्चन पूछा है। इंग्लिश में देख लो एक बार,
ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसके बेस पर आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पूछे, आपसे 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछ ले। ओके, अब इसमें देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 गतिविधि हैं। एक तो है लोकगीत, ओके, एक है कथक और एक है क्वेश्चनरी। ये कह रहा है कि 22% छात्रों ने लोकगीत में भाग लिया। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि टोटल छात्र कितने हैं, 100, जिसमें 22% कितना हो गया, इसका 22 हो गया लोकगीत में। शेष छात्रों में से 25%, शेष छात्र कितने बच गए, 78 बच गए। उसका बोल रहा है कि 25% ने कथक में भाग लिया, 25% ने कथक में भाग लिया, यानी कि जो बच गए 25% ऑफ 78 ने भाग लिया कथक में। इट मीन 75% ऑफ 78 ने भाग लिया क्वेश्चनियर में। और ये यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। तो आप कर लो फटाफट से सॉल्व। 78, 4 से 1 बार, 3 4 9 36, 4 पन्ने 20, 19 3 57, 58 और 5, 58.5% लोगों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि इनमें से ऑड वन आउट हमें बताना है। ओके, ये कितना है, ये देखोगे 5 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है। ये क्या हो रहा है, 13 का स्क्वायर 169 हो रहा है, तो 13 का स्क्वायर प्लस की 6, और ये क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1, आराम से टिक कर दो इसको। ये क्या है 11 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, यही क्वेश्चन थे जो आपके इस पेपर में थे। 19 मार्च 2020 को ये पेपर हुआ है। एसएससी CHSL 2019 का ये पेपर था। अगले दिन मैं CGL का कराऊंगा, इस तरह से अल्टरनेट करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ना वो हूबहू यहाँ मिले तो टिक कर सको, और बाकी जो टाइम है वो दूसरे क्वेश्चन लगा सको। ओके, थैंक यू, गुड लक। जितना हो सकता है शेयर कर देना, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ करेंगे। आप किसी पेपर को पहले करवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना पर्टिकुलर डेट को और एग्ज़ाम को, मैं उसको सॉल्व पहले करा दूँगा।